बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के बारे में एक बहस चल रही है। हमारे यहाँ पे ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो सदारती निज़ाम है इस किस्म का, और वो टॉप ट्रेंड भी कर रहा है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। लोग, दोनों तरफ के लोग, जो सदारती निज़ाम के हामी हैं और जो पार्लिमानी निज़ाम के हामी हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं। मैं आपको दोनों निज़ाम का फ़र्क पहले बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये डिबेट क्यों शुरू हुई और पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ रहा है? ये बात बहुत पहले से हो रही है और अब क्या ये बात सच होने वाली है? इस पर मैं आपको अपनी राय देता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप देखें सदारती निज़ाम क्या है। सदारती निज़ाम ये है कि लोग एक सदर को मुंतखब करेंगे, यानी ये इस तरीके से है। और इसमें ये नहीं है कि ये खुद आके कोई बंदा सदर बन के बैठ जाएगा या कोई आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगाएगा और आके सदर बन के बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग इलेक्शन में वोट डालेंगे, लेकिन वोट डालेंगे चंद शख्सियात को। वो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा शख्सियात बैठ जाएंगी एक दूसरे के हक़ के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर नवाज शरीफ साहब सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, तो बहुत मुमकिन है कि फजलुर रहमान साहब बैठ जाएँ नवाज शरीफ साहब के हक़ में, क्योंकि उनको पता है कि वो तो कभी भी सदर नहीं बन सकते। इतने वोट उनको पूरे पाकिस्तान में तो पड़ने नहीं। तो फिर वो नवाज शरीफ के हक़ में बैठ के अपने वोट नवाज शरीफ को पढ़वाएंगे। इसी तरह और नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी भी होंगे। MQM को पता है वो अपना सदर नहीं ला सकते, वो भी किसी एक पार्टी के हक़ में बैठेंगे। तो अल्टीमेटली एंड में जाके 2 या 3 उम्मीदवार रह जाएंगे। और पाकिस्तान में जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के 2 या 3 उम्मीदवार हो सकते हैं, वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और किसी का सदारती उम्मीदवार मैं इस वक्त तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो आएगा और सदर के उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हो जाएगा और आकर इलेक्शन लड़ेगा। तो ये जो 3 लोग होंगे मिसाल के तौर पे, या 4 या 6 लोग, इनको वोट डालेंगे डायरेक्टली पूरे पाकिस्तान में। उनके पास अपने ये उम्मीदवार होंगे, वो अपने अपने उम्मीदवार को वोट डालेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे, इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। नंबर 1, जिसको ज़्यादा वोट पड़ जाएं, या जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर ज़्यादा सीटें जीत जाए, या जिसके ज़्यादा लोग जीत जाएं, या जो ज़्यादा रियासतों में कामयाब हो जाए। इसके अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं। पाकिस्तान में कोई भी एक तरीक़ेकार बनाया जा सकता है। लेकिन होगा क्या कि जो ज़्यादा वोट हासिल कर लेगा, जिसके पास अक्सरियत का फैसला आ जाएगा, अवाम की ज़्यादा तादाद जिसके साथ खड़ी हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली सदर पाकिस्तान बन जाएगा। अब जब ये सदर पाकिस्तान बन जाएगा तो नीचे इसके ना कोई MNAs हैं, ना कोई MPAs हैं, ना कोई और है, ना इसके नीचे कोई इसको मिनिस्टर बनाने पड़ेंगे, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों मजबूर होगा। अब इसके पास इख्तियार होगा कि ये अपनी टीम खुद बनाए, बेहतरीन आदमियों को चुन के अपनी टीम बना लेगा। अब जो सदर है इसके पास मुकम्मल इख्तियार है, इसके हाथ बंधे हुए नहीं है, इसके हाथ खुले हुए हैं। ये जिसको मर्जी ओहदा दे, जिसको मर्जी वज़ीर दाखिला बनाए, वज़ीर खारजा बनाए, ब्यूरोक्रेसी से बंदा उठाना है वहां से उठाए, एस्टेब्लिशमेंट से बंदा उठाना है वहां से उठाए, सियासतदानों में से बंदा उठाना है वहां से उठाए, कोई प्रोफेसर पसंद है वहां से उठाए, कोई ओवरसीज लेकर आना है वहां से उठाए, कोई नौजवानों में कोई बहुत ज़बरदस्त आदमी इसको पसंद है वहां से उठाए। ये अपनी एक टीम बनाएगा और उस टीम के जरिए से टन्योर जो इसको मिलेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी, ये उस टन्योर के लिए अपने मुल्क में डिलीवर करने की कोशिश करेगा अपने मंशूर के मुताबिक। तो ये एक ज़्यादा आज़ाद आदमी होगा, इसके हाथ पांव खुले होंगे। ये निज़ाम जो सदारती है, ये ड्राइव किया गया है इस्लामी निज़ाम में से। यानी इस्लाम का भी ऐसे ही निज़ाम है ना कि एक शख्स को चुन लिया जाता है, वो खलीफा वक्त बन जाता है या अमीरुल मोमिनीन बन जाता है। उसके बाद ये इख्तियार होता है कि वो अपनी एक काबीना बनाता है, अपने आसपास उन लोगों को इकट्ठा करता है जिनकी मदद से उसने पूरा निज़ाम चलाना होता है। हाँ, लेकिन इम्पीचमेंट का एक जो है वो इसके अंदर सिस्टम रखा जाता है। यानी अगर इस शख्स ने कोई काम गलत किया है तो बाकायदा मेंबर्स मौजूद होते हैं, बाकायदा एक निज़ाम होता है। हर सदारती निज़ाम में अलग अलग तरह से ये निज़ाम मौजूद होता है जहाँ पे इम्पीच किया जाता है। यानी इस आदमी ने अगर कुछ गलत किया तो इसको निकाल के बाहर भी किया जा सकता है। फिर अदालतों के भी अपने इख्तियारात होते हैं। तो सदारती निज़ाम जो है वो इस्लामी निज़ाम के करीब तर है, इसलिए कि यहाँ पे एक आदमी पहले मुंतखब होता है। अब इस्लाम में मुंतखब करने का तरीकाकार कुछ और है, लेकिन यहाँ सदारती निज़ाम जो है वो डेमोक्रेसी में, उसमें तरीकाकार कुछ और है। वहाँ पे लोग फैसला करते हैं कि किसको लाकर सदर बनाना है, जो पॉपुलर होता है वो बन जाता है।
तो फिर यहां पे एक आदमी आएगा, उसके हाथ खुले होंगे, मुकम्मल इख्तियारात उसके पास होंगे, वो अपनी टीम का इंतखाब करेगा और वक्त आने पे अगर वो कुछ गलत करता है उसको इम्पीच किया जा सकता है। अदालत का एक अलग निज़ाम होता है और छोटे छोटे सूबे जो हैं वो इंतज़ामी बनाए जाएं ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये आदमी डिलीवर कर सके। और जो छोटे छोटे सूबे हैं वहाँ पे अलग अलग किस्म का बल्दियाती निज़ाम भी हो, यानी हर इलाके के लिहाज से बल्दियाती निज़ाम उनको दिया जाए ताकि उनके मामलात तेज़ी से हल हो जाएं। अब अंग्रेज़ों की विरासत है जो हमारे पास पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन पहले आप एक और चीज़ पे गौर करें। दुनिया के जितने ताकतवर मुल्क हैं या बड़े मुल्क हैं वहाँ पे सदारती निज़ाम चलता है। अमेरिका सुपर पावर है, सदारती निज़ाम। चाइना आने वाले वक्त में सुपर पावर है, सदारती निज़ाम। रशिया वो बड़े लंबे अरसे क्लेम करता रहा कि वो सुपर पावर है, बहुत ताकतवर मुल्क है, सदारती निज़ाम। ईरान सदारती निज़ाम। अफगानिस्तान वहाँ पे भी सदारती निज़ाम था। इसके बाद तुर्की रजब तैयब एर्दोगान बेशुमार मसाइल में फंस गया इक़्तिदार में आने के बाद, पार्लिमानी सिस्टम उनको डिलीवर नहीं करने दे रहा था, तो तंग आके वहाँ पे भी वो ले आए सदारती निज़ाम। इराक और लीबिया के ऊपर अमेरिका ने अटैक क्यों किया? अगर वहाँ पे पार्लिमानी सिस्टम होता तो अमेरिका बड़े आराम से एमएनएज एमपीएस को खरीद के तो इनके हुक्मरानों के नाक में दम कर सकता था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सदारती निज़ाम था लिहाजा वो कुछ कर नहीं सकता था, उसको अल्टीमेटली अटैक करना पड़ा है। तो दुनिया के जो तगड़े और बड़े मुल्क हैं वहाँ पे सदारती निज़ाम राइज है। मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ, पहले आप ये देख लें, फिर आपको बताते हैं पार्लिमानी सिस्टम जो पाकिस्तान में है ये क्या चीज़ है और सदारती निज़ाम से कैसे मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे इस नक्शे के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो रंग नज़र आ रहा है वो नीला और पीला रंग है। नीला रंग उन मुल्कों का है जहाँ पे फुल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक्स हैं, जहाँ पूरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम मौजूद है, यानी इसके अंदर अमेरिका है, लैटिन अमेरिका के जितने मुल्क हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर और बहुत सारे मुल्क हैं, यानी यहाँ पे ईरान भी है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, यहाँ पे अफ्रीकन मुल्क हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा नीले मुल्कों में है जो सदारती निज़ाम है। फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दूसरा पीला रंग है, वो आप देख लें, रशिया भी है, बहुत सारे और मुल्क भी हैं, इसमें यूरोपियन ममालिक भी हैं, इसमें अफ्रीकन ममालिक भी हैं, बहुत सारे मुल्कों में पीला और नीला रंग गालिब है इस दुनिया के ऊपर। तो ये दोनों रंग जो हैं वो सदारती निज़ाम के हैं। दुनिया के ज़्यादा रकबे के ऊपर इस वक्त सदारती निज़ाम राइज है। जो निज़ाम हम चला रहे हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये लाल रंग से इसका, अच्छा, इसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम मोनार्की के साथ है, यानी जो बादशाहत के साथ लिंक पार्लिमानी सिस्टम है, यहाँ बादशाहत भी है और पार्लिमानी सिस्टम भी है, ये लाल रंग में नज़र आ रहे हैं आपको। ये जो आपको लाल रंग में नज़र आ रहे हैं ये वो ममालिक है, यहाँ पे बादशाहत भी है और पार्लिमानी सिस्टम भी है, यानी ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, बरतानिया है। अब यहाँ की डेमोक्रेसीज़ की तो हम मिसाल देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी बात की कि यहाँ तो बादशाहत भी है? फाइनल सिग्नेचर किसके होते हैं? मलका के होते हैं। तो उस तरफ हम कभी भी नहीं जाते। ये हमारी एक दोगली पॉलिसी है, जो हमें पसंद है हम सिर्फ उतना निज़ाम जो है वो ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और निज़ाम है, सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फिर एक और निज़ाम जो है जो चाइना आपको नज़र आ रहा है बहुत बड़ा ब्राउन कलर का, ये वन पार्टी सिस्टम है। ये क्यूबा में भी है, चाइना में भी है, एक दो और जगहों पे भी है। तो यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम भी है दुनिया में और चाइना उसको चला रहा है और वहाँ पे भी सदारती निज़ाम ही है। तो उसको भी आप सदारती सिस्टम के अंदर ही शामिल कर लें, वन पार्टी सिस्टम को भी। तो ये है जी दुनिया का लुबे-लुबाब कि दुनिया के ज़्यादा हिस्से के ऊपर सदारती निज़ाम चल रहा है और वो मुल्क जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, ताकतवर हैं, वो सदारती निज़ाम के ज़रिए से चल रहे हैं। और सिर्फ एक मुल्क है जिसकी आप मिसाल दे सकते हैं, फ्रांस, वहाँ भी सदारती निज़ाम है। जर्मनी चांसलर है वहाँ पे और वो भी तगड़ा मुल्क है, उनका सिस्टम भी और है। लेकिन एक मुल्क है जिसको आप बरतानिया कहते हैं। बरतानिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है लेकिन वहाँ पे बादशाहत उसके साथ है। दूसरा, बरतानिया में जो एजुकेशन, जो लेवल ऑफ सेंस है उनका, वो हमारे मुल्कों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। लिहाजा उनको वो डेमोक्रेसी सूट कर सकती है, वो वाली जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमें यहाँ पे सूट नहीं कर सकती क्योंकि हमारे यहाँ पे उस तरह की लोगों की तरबियत और ट्रेनिंग नहीं है। ये बात सारे तस्लीम करते हैं। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है? होता यह है कि मुख्तलिफ हल्के बनाए जाते हैं मुल्क के अंदर, अलग अलग सूबों में। फिर होता यह है कि वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाते हैं सूबाई नशिस्तों पे और कौमी असम्बली की नशिस्तों पे। MNAs भी बन जाते हैं, MPs भी बन जाते हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जीत जाते हैं और कुछ पार्टी के पास 10 सीटें, किसी के पास 5 सीटें, किसी के पास 12 सीटें, किसी के पास 25 सीटें, किसी के पास 100 सीटें, किसी के पास 120 सीटें, इस तरह इनकी सीटें बनती हैं। अब होता क्या है कि मुख्तलिफ पार्टियाँ मिलकर हुकूमत बनाती हैं। बहुत कम होता है कि एक पार्टी सिंपल मेजॉरिटी लेके बहुत बड़ी तादाद में जीत जाए,
लेकिन अगर वो जीत भी जाए तो दूसरी तरफ उसकी नाक में दम करने के लिए ये लोग मौजूद होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। फिर जो एमएनएज हैं वो ब्लैकमेल करते हैं वजीर आजम को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ब्लैकमेल करती हैं वजीर आजम को कि हमें वजारत दें नहीं तो आपकी हुकूमत हम गिरा देंगे। इसी तरह जो वजीर आला है उसको भी ब्लैकमेल किया जाता है, जैसे काफ लीग आजकल ब्लैकमेल कर रही है उस्मान बुज़दार साहब को, यानी उनके बगैर उनकी हुकूमत एक दिन में गिर जाएगी, वो रह ही नहीं सकते उनके बगैर। तो जो मांगती है काफ लीग देना पड़ता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो ये सिस्टम इस तरह का है। फिर अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे एमपी ऐसे हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, जनाब हमें ये वाली वजारत दे दो नहीं तो हम आपकी पार्टी छोड़ देंगे, हमें ये वाली चीज़ दे दो वरना पार्टी छोड़ देंगे, हमारा फलां जो ऑफिसर है वहाँ पे लगा दो, फलां बंदे का ट्रांसफ़र कर दो, फलां का पोस्टिंग कर दो। ये सारी कबाहतें पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ आती हैं। इसी तरह एमएनएस जो हैं वो भी मांगते हैं चीज़ें, फिर ये वजारतें मांगते हैं, महकमे मांगते हैं, अपनी मर्जी के तबादले मांगते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें मांगते हैं। तो इख्तियार नहीं होता वज़ीर आज़म के पास, ना वज़ीर आला के पास उतना इख्तियार होता है जितना सदारती निज़ाम में एक सदर को मिल जाता है। आप टेन्योर छोटा कर सकते हैं 4 साल का, लेकिन एक आदमी जिसको आप इख्तियार दें, जिसको अवाम वोट दे, चाहे वो कोई भी हो, मियां नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, कोई भी हो, जिसको भी दें उसको इतना इख्तियार तो दें कि 4 साल वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक अपनी मर्जी के लोगों के साथ इक्तदार करके अपने मंशूर को अमली जमा पहना सके और पब्लिक को जो वादा किया उसको पूरा करने की कोशिश कर सके। यहां पे जो हुकूमत मिलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हमारे जैसे मुल्कों में लोग पैसा लगा के इलेक्शन लड़ते हैं और पैसा लगाकर इलेक्शन जीतते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद वो कहते हैं हमने अपना पैसा पूरा करना है, हाथ बांध के उसको वजारत उज़्मा या वजारत आला दे देते हैं, फिर कहते हैं काम करो। अब वो काम कैसे करे? किसी को कोई ओहदा बांटना पड़ता है, किसी को कोई ओहदा बांटना पड़ता है, उसको भी खुश करो, उसको भी खुश करो, उसको भी खुश करो, और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये सिस्टम सूट करता है। वजह यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा मुदाखलत कर सकती है।